एमए फाइनल के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नीलम पालीवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झाड़ाबाड़। आज आप कार्ल मार्क्स के वर्ग और वर्ग संघर्ष के बारे में जानेंगे। आप लोगों ने सेकंड ईयर में ये सब पहले भी पढ़ा होगा और भी जो वीडियो हैं उन पे ये देख सकते हो आप, और क्लियर करने के लिए और दो बार देखने के लिए आप उन वीडियो को भी सहारा ले सकते हैं। वर्ग और वर्ग संघर्ष, उसमें मैंने वर्ग को काफ़ी डिटेल्स में बताया कि वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग का संबंध किससे है और वर्ग का निर्माण कैसे होता है, पहले आपको बता दिया है। तो वर्ग क्या हो गया? वर्ग साधारणतः वो व्यक्तियों का समूह है जिनमें कुछ समानता होती है। मार्क्स ने कहा, जैसे हम लोग पहले बोलते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन मार्क्स कहते हैं कि मनुष्य एक वर्ग प्राणी है। मार्क्स का मानना है कि किसी भी युग में जीविका उपार्जन की प्राप्ति के विभिन्न साधनों के कारण जो समूह है वो पृथक पृथक वर्गों में विभाजित हो जाते हैं और प्रत्येक वर्ग में एक विशेष वर्ग चेतना उत्पन्न हो जाती है। समानता के आधार पर वर्ग बन जाता है। जैसे जब आप मैथ में पढ़ते हैं तो जिसकी चारों भुजाएं समान हों वो वर्ग बन जाता है। प्रत्येक वर्ग में वर्ग चेतना है। वर्ग का जन्म उत्पादन के नवीन तरीकों के आधार पर होता है। जैसे ही उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन आता है वैसे ही नए वर्ग का उदय भी होता है। तो किसके आधार पर? जैसे हम लोग बोलते हैं आय, आयु, शिक्षा, व्यवसाय, इनके आधार पर वर्ग बनाए जाते हैं। आदिम समुदायों में कोई वर्ग नहीं था। मनुष्य प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयोग करते थे। जीवित रहने के लिए आवश्यक वस्तुओं का उनके पास संग्रह नहीं था। वो क्या करते थे? वितरण करते, एकत्रीकरण करते और वितरण करते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति द्वारा वस्तुओं से कर लेता था। जैसे जैसे समूह बढ़ा और ये जो वितरण की प्रणाली में उनके मन में ये भाव आया कि ये जो वितरण होता है ये सही नहीं होता है, तभी से उनके मन में एक वर्ग के प्रति अंदर से विरोध की भावना पैदा हुई, आंतरिक विरोध की भावना। मार्क्स के अनुसार समाज स्वयं अपने को वर्गों में विभाजित कर लेता है। तो कौन बन गए फिर? धनी, निर्धन। कोई धनी होता जाता है जिसके पास साधन है, जिसके पास ज़मीन है, जिसके पास पूंजी है, वो अलग उनका स्थान बनता जाता है, और वो जो दूसरे हैं वो जो उसके ऊपर निर्भर हो जाते हैं। मार्क्स ने कहा, धनी, निर्धन, शोषक और शोषित, शासक और शासित, बुजुर्ग और सरभरा। मार्क्स ने इस तरीके से बहुत सारे वर्गों में बांटा। उन्होंने कहा कि 3 महान वर्गों का उल्लेख यहाँ हम बता रहे हैं। एक जो केवल श्रम शक्ति के अधिकारी हैं, दूसरे जो पूंजी के अधिकारी हैं, और दूसरे जो जमींदार हैं। इन तीनों वर्गों की आय के साधन क्रम से क्या हो गए? मजदूरी, लाभ और लगान। मजदूरी कमाने वाले मजदूर, पूंजीपति और जमींदार उत्पादन के पूंजीपाती तरीके पर आधारित आधुनिक समाज के। मार्क्स ने कहा कि आधुनिक युग में इन तीनों वर्गों का जन्म बड़े पैमाने पर पूंजीवादी उद्योग धंधों के पनपने से कारण हुआ। अब हमारे सामने प्रश्न है कि संघर्ष की स्थिति कैसे आएगी? तो जो आंतरिक विरोध है, धीरे धीरे कि ये जो वितरण है वो ठीक नहीं होता। उत्पादन हम करते हैं, मेहनत एक वर्ग करता है, और धीरे करके उसका सारा का सारा श्रम का जो पारिश्रमिक है वो पूरा नहीं मिलता, और वो उनको पारिश्रमिक के रूप में जो उनका है वो उनका रख लेते हैं। उनका अधिकार उनके क्षेत्र में हो जाता है। इसी कारण इनको तो हम मेहनत कश श्रमिक वर्ग कह रहे हैं। और समाज में एक और वर्ग होता है जो पूंजी का अधिकारी है, उनके प्रति उनके मन में विरोध की भावना पैदा होती चली जाती है। इसलिए मार्क्स ने कहा कि जब शोषक वर्ग की नीति असहनीय हो जाती है, तब वो जो वर्ग चेतना उनमें पैदा हो रही है धीरे धीरे करके, वो विरोध के लिए सामने आते हैं। यानी यदि वो उन्हें संतुष्ट करते रहें, उन पूरी तरीके से उनका जो अस्तित्व है, उनका जो श्रम का भाग है, यदि वो देते रहें, तो
ये संघर्ष पैदा नहीं होगा। मार्क्स मान रहे हैं कि प्रत्येक समाज में दो विरोधी वर्ग, एक शोषक और दूसरा शोषित वर्ग जो होता है, जब शोषक वर्ग की शोषण नीति असहनीय हो जाती है तब तक एक स्तर पर इन दोनों वर्गों में संघर्ष अपने आप स्पष्ट होने लगता है। तो एक दूसरे के विरोधी कार्य करने वाले, श्रम करने वाले, आरदास किसान, ये सब एकत्रित हो रहे हैं और उन्होंने एक नारा भी दिया कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। क्यों? जब तक उनमें एक नहीं होंगे, उनमें संगठन नहीं होगा, तो वह अपनी लड़ाई नहीं लेंगे। उन्हें दिखाई दे रहा है कि श्रम के वास्तविक मूल्य से कम मूल्यों में खरीदकर अतिरिक्त मूल्य को एकत्रित करके, देखिए अतिरिक्त मूल्य मैं अतिरिक्त मूल्य सेकेंड ईयर में अभी बताया गया है। तो अतिरिक्त मूल्य को एकत्रित करके धन को अपने को बढ़ाते रहते हैं। तो इस तरीके से आंतरिक विरोध से वर्ग संघर्ष पनपता है। सर्वप्रथम पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत बड़े पैमाने पर उत्पादन किसकी ओर है? उत्पादन तो हो, लेकिन उन्हें उसका जो वास्तविक श्रम का अधिकार है या श्रम का जो पारिश्रमिक है वो नहीं देना पड़े। सामान इकट्ठा होता जाए, जब सामान ज़्यादा मात्रा में बन जाता है तो फिर वो उनको कहते हैं इनको हटा दो, अब हमें आवश्यक नहीं है, जब बाज़ार में सामान उनका नहीं जा रहा। तो इस तरीके से उनमें आपस में अंदर विरोध पनपता जाता है और पूंजीवादी प्रणाली मजदूरों की संख्या बढ़ाती जाती है और उनके अंदर विरोध की भावना इतनी बढ़ गई है कि उनके घर में कोई बीमार है तो उन्हें छुट्टी नहीं देना, कार्य करते समय उनके हाथ या पैर में कुछ परेशानी आ गई या वो नुकसान पहुंच गया तो उसकी भरपाई नहीं करना, तो वो सब मिलकर इसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। तो तीव्रतम वर्ग संघर्ष स्वाभाविक है। और क्यों स्वाभाविक है? क्योंकि अब वो नहीं सहेंगे, सहते सहते उनके सहने की शक्ति अब खत्म हो गई है। मार्क्स के पूरे सिद्धांत में मुख्य बात यह है कि वो समाजवादी समाज के निर्माता के रूप में सर्वहारा वर्ग की ऐतिहासिक भूमिका को उभारना चाहते थे। वो कहते थे कि जो सर्वहारा वर्ग है, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि ये जो जब वो क्रांति करेंगे तो समाज में उनको उनका अधिकार मिलेगा। मार्क्स कहते हैं सर्वहारा वर्गीय स्थायी रूप में पूंजीवाद का विरोध कर सकता है। हालांकि वो कहते हैं कि अन्य वर्ग भी पूंजीवाद का विरोध करते हैं, किंतु उनका पूंजीवादी समाज में कोई ना कोई स्वार्थ निहित रहता है, इसलिए वे पूंजीवाद का विनाश नहीं अपितु सुधार चाहते हैं। अतः पूंजीवाद के विरुद्ध क्रांति केवल मजदूर दल के नेतृत्व में ही हो सकता है।